मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और उससे पहले बहुत अधिक सियासी तनाव है। दोनों ही पार्टियों के लिए इस सीट को जीतना, यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजों के बाद अयोध्या जनपद के अधीन पड़ने वाली ये मिल्कीपुर सीट जो है वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। लेकिन मिल्कीपुर के हालात क्या हैं? यहाँ पर दोनों कैंडिडेट्स की स्थिति क्या है? हम जब मिल्कीपुर को देखते हैं तो ये मुख्य तौर पर एक ग्रामीण सीट नजर आती है। कितना हुआ है विकास? क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? क्या वो राज्य सरकार से संतुष्ट हैं? क्या वो स्थानीय विधायक से अपने संतुष्ट रहे हैं? इन सारे सवालों के साथ आज मिल्कीपुर सीट की बात। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। मान करके चलिए कि मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में भी कमल ही खिलेगा। मिल्कीपुर में वोट मिल्कीपुर के सम्मानित मतदाताओं का है। सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी और सिर्फ नौजवानों की बात होगी, उनके रोजगार की बात होगी। जनता हमारे साथ है, इसलिए कोई लड़ाई नहीं, वहाँ लाखों वोट से चुनाव जीता जाएगा। हम लोगों को संतुष्ट नहीं है, जैसे सपा से संतुष्ट नहीं है। आशा है कि आएगा कमल। सीट पे परिवर्तन होगा भाई। बिहार तो भाई समाजवादी गढ़ रहा है। बीजेपी सरकार जो है आएगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो जंग शुरू हुई थी लोकसभा चुनावों में, उसकी पूर्णाहुति का चुनावी कुंड है मिल्कीपुर। उपचुनाव के नतीजों से जो संदेश निकलेगा 2027 के चुनावों की, वो विधिवत घोषणा है मिल्कीपुर, जहां दांव पर लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। वो चुनावी कुरुक्षेत्र है मिल्कीपुर। क्या है आज अखबार में? जीते कैसे? इस बार फिर से उनके बेटे अजीत यादव। प्रणाम। फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मात देने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने चंद्रभान प्रसाद को मिल्कीपुर में कमल की जीत का जिम्मा सौंपा है। मुकाबला बहुत कड़ा है, ये मिल्कीपुर का माहौल बता रहा है। जिसे जनता उनको जानती नहीं है, अजीत प्रसाद को, अब उनको सांसद होने के नाते से उनको जो है उनके लड़के को टिकट मिल गया है, अखिलेश यादव ने दे दिया। फिलहाल जो है अब जो समाजवादी वोटर हैं तो वही को देंगे, यही अपना जैसे भी दें। तो ज्यादा मजबूत आपको लग रहा है? मजबूत नहीं, लड़ाई बढ़िया होगी जो है, बस 1500 के वोटों में बस हार जीत होगी। मिल्कीपुर अयोध्या नगरी से 32 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है। कहा जाता है कि कभी यहाँ के किन्हीं महाराज के नाम पर इस जगह का नाम पहले मलिकपुर पड़ा, बाद में मिल्कीपुर हुआ। ये भी कहा जाता है कि मिल्की दरअसल मुसलमानों की एक जाति है। कभी सल्तनत काल में वो यहाँ प्रभावशाली हुआ करते थे, जिस वजह से इस जगह का नाम मिल्कीपुर पड़ा। मुसलमान अब भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन दूसरी जातियों का प्रभाव भी काफी है। 1,25,000 दलित, जिनमें पासी बिरादरी के ही 55,000 वोटर हैं। 30,000 मुसलमान और 55,000 यादव हैं। ब्राह्मण 60,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 20,000, लेकिन कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य भी महत्वपूर्ण भूमिका में। मिल्कीपुर के चुनावी गणित की गुत्थी को सुलझाने के फॉर्मूले इन्हीं जातियों में गुथे हैं। दलित समाज से आने वाले 9 बार विधायक रह चुके अवधेश प्रसाद 2 बार इसी मिल्कीपुर से जीते हैं। अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद वो समाजवादी पार्टी के हीरो बन गए। मिल्कीपुर में एक बार फिर उनकी परीक्षा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे पर अब दांव लगाया है।
लोकसभा चुनाव आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी एकदम बैकफुट पर वहां पर हो गई, पर क्या विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, जो 7 निकाल लिए 9 में से, उससे कुछ फर्क पड़ा है? आपको लगता है उसकी वजह से आपको थोड़ा मिल्कीपुर को लेकर थोड़ा नॉट 0%। मैं आपके प्रति बहुत आभारी रहूंगा कि आप कृपा करके किसी गांव में किसी जगह पहुंच जाओ, आपको 80% 90% लोग यही कहेंगे कि यहाँ चुनाव उनाव नहीं बाय, यहाँ अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, अजीत प्रसाद, अखिलेश जी ने लड़ा है, पीडीए का है, इंडिया गठबंधन का, वही भैया जीतेगा, वही जिताएंगे। अच्छा लड़का है, अच्छे बाप का है और पूरा अच्छे नेता अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव का भविष्य है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से अपने बेटे की जीत के प्रति आश्वस्त लग रहे हैं और इसके पीछे है मिल्कीपुर का चुनावी इतिहास। मिल्कीपुर कभी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता था। 1967 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आने के बाद 3 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 1 बार जनसंघ ने और 2 बार बीजेपी ने, 1 बार बीएसपी ने और 5 बार समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1998 में हुए उपचुनाव में पहली बार जीते। 2002 में भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। 2004 के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीती। 2012 और फिर 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते। अब तक इस सीट पर हुए दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने जीते। इसको देखते हुए भी समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर फैजाबाद लोकसभा सीट जिसमें मिल्कीपुर आता है उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो फैजाबाद सीट पर 1957 में पहली बार चुनाव हुआ। तब से अब तक 7 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 2 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। 1991 और 96 के आम चुनावों में फैजाबाद से विनय कटियार जीते, लेकिन हैट्रिक से चूक गए। 1998 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मित्रसेन से हार गए। 1999 में फिर विनय कटियार जीते। इसके बाद 2014 और 19 में बीजेपी के लल्लू सिंह जीते, लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में उतारा है। अजीत प्रसाद युवा हैं, अपने पिता की विरासत लेकर जीत का दावा कर रहे हैं। पहला चुनाव आपका और एक ऐसी सीट जिसे सबसे बड़ी हॉट सीट यहाँ की कहा जा सकता है। इकलौता चुनाव चल रहा है, पूरा फोकस यूपी प्रशासन का, यूपी सरकार का इस पर है। 6 मंत्री यहाँ हैं, मुख्यमंत्री बार बार आ रहे हैं। क्या अजीत प्रसाद नर्वस है? नहीं, नर्वस की तो कोई बात ही नहीं है। पहले तो मैं आपको इतने बड़े चैनल पे, आप मेरे घर पे आई, अयोध्या धाम की धरती पे आई, तो मैं आपको हृदय की गहराई से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जहां आप नर्वस की बात कर रहे हो तो समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस चुनाव में जाने के लिए तैयार था और हम लोग तो पहले से ही इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ये चुनाव टाला गया। जैसे 9 उपचुनाव हुए, लेकिन उसमें ये चुनाव रोका गया और अभी चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा करी है। हम सारे लोग तैयार हैं और बहुत मजबूती से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये गाड़ी बताई जा रही है कि इसमें बड़े लंबे समय से नामांकन के लिए भी जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए भी जाते हैं। लकी गाड़ी है? देखिए, मंत्री जी की, श्री अवधेश प्रसाद जी की बहुत लकी गाड़ी है। इसको विजय रथ हम लोग कहते हैं। और इसमें शुरुआत से ही मंत्री जी श्री अवधेश प्रसाद जी ने नामांकन किया है और कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। हमें विजेता ही मिली है इस जीत पे। युवा नेता है आप, आपके पिता यहाँ से लगातार कई बार पूरे क्षेत्र से अगर हम कहें तो कई बार जीतते रहे हैं। आपका विजन इस सीट को लेकर क्या होगा? क्यों मिल्कीपुर की जनता आपको वोट? देखिए, जैसे कि आपने पूछा, अवधेश प्रसाद जी 9 बार के यहाँ से विधायक रहे। अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ से वो सांसद भी चुने गए और 6 बार मंत्री भी रहे। आप अभी 12 से 17 जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो आप वहां का ग्राफ उठा के देख लीजिए। अगर किसी ने काम किया है ग्राउंड लेवल पे तो वो अखिलेश यादव ने किया है, अवधेश प्रसाद जी ने किया है। मिल्कीपुर के इतिहास को समझते हुए बीजेपी जानती है कि आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी को मात देना। इसीलिए बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 4 बार मिल्कीपुर जा चुके हैं।
इसके अलावा सरकार के 6 मंत्रियों और बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की प्रचार ड्यूटी मिल्कीपुर में लगी हुई है। 7 मोर्चों पर बीजेपी ने रणनीति का चक्रव्यूह तैयार किया है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा। पन्ना प्रमुख से लेकर संगठन के तमाम पदाधिकारी मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को उम्मीद है कि ये मेहनत रंग लाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर के जो कैंडिडेट हैं चंद्रभान प्रसाद जी, वो इस समय हमारे साथ हैं। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी सीट जहां पर नतीजों के हिसाब से वर्चस्व समाजवादी पार्टी का रहा, उस समय चुनौतीपूर्ण लग रहा है। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मैं उनको भी हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और चुनौतीपूर्ण में हम नहीं है, वहाँ पे वहाँ की जनता हमारे साथ है, इसलिए कोई लड़ाई नहीं। वहाँ लाखों वोट से चुनाव जीता जाएगा, जनता हमारे साथ है। पार्टी के तो जो राज्य के बड़े बड़े मंत्री हैं वो सब यहाँ पर लगातार हैं कि ये सीट जीतनी ही जीतनी है। हाँ, प्रतिष्ठा की भी बात है। आपको लगता है मिल्कीपुर की जनता साथ आएगी? नहीं, बिल्कुल साथ आएगी मैम। जनता तो वहाँ पे मन बना लिया है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जिस तरह से ये लोग, विपक्ष के लोग जनता को गुमराह करके जिस तरह से वोट लिए हैं, जनता सब जान चुकी है और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से जनता ने मन बना लिया है। वहाँ पे विजय श्री हासिल होगी। फैजाबाद के लोकसभा निर्णय के बाद ऐसा कठिन लग रहा है कि मिल्कीपुर में जीत? नहीं, कोई कठिन नहीं मैम। लड़ाई वहाँ पे जनता लड़ रही है, वहाँ प्रत्याशी नहीं, वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है हमारे साथ। आश्वस्त हैं आप? जी जी, बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मिल्कीपुर के मुकाबले को अखिलेश यादव इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला बता रहे हैं, तो बीजेपी के लिए भी ये सीट अयोध्या का बदलापुर बन चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जातियों का है, जिसके कारण मामला दिलचस्प हो चुका है। ऐसा है, आपने सवाल जात का पूछा है, तो हम जो भी लड़े हैं 7 बार यहाँ सोहवल से, अब इसका हो गया है बीकापुर। वो पासी ही हमारे मुकाबले लड़े हैं। पासी एकाध को छोड़ के माधव प्रसाद जी लड़े थे पासी, वो रामू प्रदर्शी पासी हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये 3 बार हमसे हारे हैं। 1 बार हारे हैं यहाँ बीजेपी से, फिर बहुजन से हारे हैं, फिर मिल्कीपुर से भी हारे, वो पासी हैं। और एक महिला थी उषा रावत पासी थी, वो हारी हैं। हरिराम रावत माने पासी, वो हारी हैं। और ये क्या नाम है, बाबा गोरखनाथ पासी, ये पासी अभी है। तो हाँ, तो कोई ये पासी का सवाल नहीं है। सवाल पासी की लड़ाई नहीं है। सवाल आज है इस देश में संविधान बचाने का। संविधान बचाने वाले हम लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी और पीडीए के नेतृत्व वाले हैं संविधान बचाने। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री द्वारा, तो जिन्होंने अपमान किया है उनके साथ उनके उम्मीदवार हैं और उनके अपमान को बचाने के लिए हम लोग हैं। तो जहां तक सवाल पूछा कि पासी वासी कोई नहीं है, और जो उम्मीदवार है उसका नाम तो हम जानते नहीं, बाहरी है। जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि केवल जाति के काट के तौर पर आपको पासी होने के नाते चुनाव मैदान में उतारा गया। क्या ये सही है? अव्वल आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ। और दूसरा ये वो कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, आप तो दूसरे गांव से। नहीं, बाहरी नहीं मैम, हम भी जिले के हैं, वही के हैं। और मेरी पत्नी लगातार 2015 से 2 बार से लगातार जिला पंचायत रही, पिताजी कई बार प्रधान रहे, और 12-14 साल से हम लोग वहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिला भाजपा के जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, जिला कार्य समिति।
और हम लोग काम किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ की देवतुल्य जनता, सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए पूरा मन बना चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से वहाँ पर जिताकर सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। राजनीतिक दावों से अलग इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि मिल्कीपुर की लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पासी बनाम पासी की हो चुकी है। और अब चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी तरफ से पासी प्रत्याशी ही उतारकर मिल्कीपुर के उपचुनाव में ट्विस्ट लाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान दोनों पहले से ही पासी समाज से आते हैं। चंद्रशेखर की पार्टी ने समाजवादी पार्टी के बागी सूरज प्रसाद को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो कि पासी समाज से ही आते हैं। अगर तीनों प्रत्याशी पूरी ताकत से लड़े तो निश्चित तौर पर पासी वोटर्स में बंटवारा हो जाएगा। ऐसे में ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी बीजेपी प्रत्याशी पर बाहरी होने का आरोप लगाकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रही है। जाति कोई फैक्टर होगा सामने एक ही जाति के कैंडिडेट को उतारने से? देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की साइकिल के साथ सर्व समाज है और सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। मिल्कीपुर स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है, अवधेश प्रसाद जी की धरती है और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं बहुत बड़े अंतर से यहाँ से जीतने जा रहा हूँ। कुछ सोचा है आपने मिल्कीपुर के? हालांकि बहुत कम समय है, अभी ऐलान हुआ है, घोषणा हुई है आपके नाम की और आपको चुनाव मैदान में उतरना है। कुछ सोचा है मिल्कीपुर के लिए क्या करना चाहते हैं? मिल्कीपुर के चहुमुखी विकास के लिए हम लोग सदा तत्पर रहेंगे। वहाँ के जो भी विकास कार्य रहा, चाहे रोड, सड़क, नाली, खड़ंजा, जो भी रहा है, विकास के मुद्दों पर हमको काम करना है हर तरह। ग्रामीण क्षेत्र क्योंकि 2 साल का हमें मौका मिल रहा है, अपने आप को हमें साबित करने का मौका है। अगर हम काम करके नहीं दिखाए तो 27 में फिर चुनाव आने वाला है, तो इसलिए हमें उन जनता के विश्वास को एकदम उस पर खरा उतरने का काम करना है। बीजेपी ने 2017 में जीत हासिल करने वाले बाबा गोरखनाथ को टिकट न देकर चंद्रभान पासवान पर विश्वास जताया। चंद्रभान पासवान 2 बार रुदौली से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। मौजूदा समय में उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। चंद्रभान मिल्कीपुर में काफी सक्रिय रहे हैं। इससे पहले हुए उपचुनावों में बीएसपी ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन मिल्कीपुर में बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही। साथ ही कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है, जिसके कारण मुकाबले में सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दिख रहे हैं। विधायक कौन है? विधायक तो अवधेश हैं। अवधेश हैं तो वो हो गए, सांसद हो गए। काम किए हैं यहाँ पे? नहीं, काम तो कोई नहीं किए हैं। 2-3 स्कूल है, उन्हीं के यहाँ रुकते हैं और यहाँ कहीं नहीं रुकते हैं। वो आज तक तो हम जितनी बार विधायक हुए यहाँ तक कभी रुके ही नहीं। यहाँ अछोरा पूरे राणा दुबेपुरा में कभी आए ही नहीं है। स्कूल में जाकर रुकते हैं, स्कूल से वोट लेंगे। अपना काम हुआ है। अवधेश प्रसाद अच्छा काम किए हैं। जी जी जी। कौन जीतेगा इस बार? इस बार फिर से उनके बेटे। बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ जी। ये पूरा ये जो गांव है, हाँ, ये पूरा इधर यादव, ये भाई सब सिंह हैं। हाँ। मिल्कीपुर देखा जाए तो एक ग्रामीण विधानसभा है, जिसके चलते जातीय समीकरण के अलावा स्थानीय जरूरतों के मुद्दे भी यहाँ असर कर सकते हैं। एक विधानसभा के रूप में मिल्कीपुर का वजूद दरअसल बहुत पुराना नहीं है, लेकिन अगर एक क्षेत्र के तौर पर इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की जीत रही है, वर्चस्व रहा है। एक तरह से मौजूदा राजनीति में शायद गढ़ शब्द का प्रयोग सही नहीं, लेकिन सबसे करीब अगर कोई शब्द आता है किसी क्षेत्र को लेकर तो वो यही आता है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को इस पूरे क्षेत्र में लंबे समय से समर्थन रहा है। अगर आप ये पूरा इलाका देखेंगे तो मोटे तौर पर एक ग्रामीण इलाका ही है। अयोध्या नगरी जो पूरी है, वहां का विकास एक तरफ आप देखिए, वहां जो निर्माण है, और ये क्षेत्र देखेंगे तो 80% लोग ऐसे हैं जो खेती किसानी पर निर्भर हैं। इसीलिए जो मुद्दे हैं वो गांव वालों के मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं वो खेती किसानी के मुद्दे हैं। से किसान आदमी परेशान है। हाँ, जानवर से और लीलगाह से देखा तो अवतार लगे। पशु वाला जो नई समस्या नहीं सुलझा। सारे एक मौजा में तो चारागाह बना हुआ है और ऐसे तार लगाना पड़ रहा है। सारे तारों खेतों में
खेतों में हल नहीं सकते हो रात बिरात। अभी लीलगाह कूद कूद करके जानवर आ जाते हैं, सारी खा जाते हैं। तो बहुत किसान है, करीब है 80% है, पूरे गांव पूरा किसान का है। कैसे फिर पशु से बचाते कैसे? तो रात दिन रखवाली करनी पड़ती है। हाँ, ठंडी में अभी देखो, अभी जूता सारे कपड़े खराब हो जाते हैं ठंडी में। और क्या, पशु से आदमी परेशान है। हाँ, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी यहां पीडीए के जरिए नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी हिंदुत्व, अयोध्या का विकास और सबको साथ लेकर चलने के वादों के साथ मिल्कीपुर से वोटों की आस लगा रही है। लेकिन आम जनता के पास और भी कई मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो अपनी राय बना रहे हैं। काम वाम किया है, कोई काम किया है? तो कुछ काम हमारा ना रहा, कुछ नहीं, न लेटरिंग मिली है, न का कहते आवास मिला है, कुछ हमारा काम कुछ ना। समस्या ये है कि जो है कि वो न कोनो आवास मिला, सब बच्चे कमा के अपना बनाए। हाँ, कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों को संतुष्ट नहीं है, जैसे सपा से संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि हमें काम चाहिए। को नाली की जरूरत है, हमको वो भी चाहिए। जैसे हम लोगों का रोड पे घर है तो हमको प्रॉपर नाली चाहिए। यहाँ हम लोग पानी कहाँ निकालेंगे? 2 बीघा खेती है सर हमारे सबके, और आवास नहीं मिला। घर हमारा देख लिया, वह झोपड़ी वही है, वह देख लो, वह छान खड़ी है, या यही है हमारी झोपड़ी। आवास जातिवाद देख करके हुआ है, बस जातिवाद हो रहा है। जातिवाद हो रहा था। बीजेपी सरकार जो है आएगी और जो है विधायक भी यहाँ का बीजेपी का ही होगा। मिल्कीपुर का चुनाव जितना राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता का विषय बना हुआ है, जनता के बीच भी ये चुनाव कौतूहल का विषय है। क्या है आज अखबार में? भैया अभी ये सब लिखा है, चुनाव प्रचार निकल रहा है। चुनाव है नहीं, चुनाव के बारे में कुछ नहीं लिखा है। नहीं, बस कोई प्रत्याशी घोषणा भाई, वही बात पढ़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है प्रत्याशी बीजेपी का ठीक है कि प्रत्याशी ठीक भाई, चंद्रभान पासवान रिदौली के रहने वाले हैं। ठीक है। हाँ, कौन जीत जाएगा? इनकी जीत नहीं होगी। चंद्रभान। हाँ, अब तो अवधेश प्रसाद इतने साल जीतते रहे यहाँ पे। अवधेश प्रसाद भी है तो जरूर है, लेकिन अब नया चेहरा है ना। अवधेश प्रसाद का लड़का भी तो नया चेहरा है। हाँ, उनका भी नया चेहरा है। आपको लग रहा है कि भाई लड़ाई दोनों की मतलब बराबर चलेगी, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं पाई जाती है। 80 अब बढ़ जाएगा। हाँ, ये बढ़ जाएगा। जो भी गांव में कहाँ की आबादी है? कौन? ये इसमें तो हमारी बर्मा कुल। हाँ, इसमें बर्मा, हम बर्मा में है। अच्छा। हाँ, ओबीसी। हाँ, यहाँ पर किसका है? अब यहाँ तो भाई समाजवादी का गढ़ रहा है। ये भी? हाँ। अच्छा। तो लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं बीजेपी को देंगे। अरे भाई, सबके के मन पे पहचान तो है नहीं कि आप किसको देंगे, हम किसको देंगे। जो आपने पूछा है गढ़ किसका है, गढ़ तो यहाँ सब समाजवादी का, मिस्टर यादव का ये गढ़। हाँ, पहला। अब तो कौन कहाँ जा रहा है इसको मालूम नहीं है। मिल्कीपुर के मन को टटोलते हुए हम कुछ और आगे बढ़े, कुछ और लोगों से मुलाकात की। सब व्यवस्था, विधायक जी जो रहे इतने साल काम ठीक ठाक है, बढ़िया है। तेज जी बढ़िया काम किया। अरे जो आ रहा है, जिसका काम हो रहा है सब बढ़िया है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। टिकट पब्लिक वोट देती है, जिताती है अच्छे के लिए ना, तो अच्छा ही है सब। कोई बात नहीं, वही रहेगा, बना रहेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता परिवर्तन चाहती है तो परिवर्तन होगा। हुआ है। विधायक जी की जी। कौन जीत कर आएगा इस बार? अब इस बार अब किसको पता, दोनों चंद्रभान को आशा है कि आएगा कमल। हाँ, और तो वही तो अभी क्या बताए दी का बताई। हाँ, यहाँ की जनता टक्कर है। टक्कर तो दोनों का टक्कर भी है। बीजेपी जीती तो 2 बातें होंगी। अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद में मिली हार का बदला पूरा हो जाएगा। जिन अवधेश प्रसाद ने हराया, उनके खिलाफ ये बीजेपी की जीत मानी जाएगी। इसी तरह अगर समाजवादी पार्टी जीती तब भी 2 बातें होंगी। अखिलेश का पीडीए दांव नहीं चला, ये चर्चा होगी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के मनोबल पर असर पड़ सकता है। मिल्कीपुर के मन में क्या है ये मिल्कीपुर जाने, लेकिन इतिहास रचा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। मिल्कीपुर की जीत हार का असर अयोध्या पर भी पड़ेगा
और अयोध्या का असर पूरे प्रदेश की राजनीति पर पड़ता है, ये किसी से छिपा नहीं। और प्रदेश की राजनीति देश को कैसे प्रभावित करती है, ये भी हर कोई जानता है। तो अगर कहा जाए कि मिल्कीपुर से अयोध्या और अयोध्या से प्रदेश और फिर देश साधने की राजनीति जुड़ी है, तो ये गलत नहीं होगा। मिल्कीपुर भी जीत पाएंगे क्या? अयोध्या की जो हार का दर्द है लोकसभा का, वो इससे मिटेगा? देखिए, कुंदरकी और कटहरी दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और कुंदरकी की जो सीट है वहां पे 62 से 65% मुस्लिम आबादी है। लेकिन वहां का जो मुसलमान है उसने वहां इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहा। उसने कहा, साहब हमारे पूर्वज हिंदू थे, जिन आक्रांताओं ने हमारे पूर्वजों को जबरन इस्लाम स्वीकार कराया था, आज हम उस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं पोल करेंगे। पर योगी जी, अखिलेश यादव ने कहा कि वहां की जीत जो है उस पर उन्हें संशय है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जाती है। वो कह रहे हैं इस बार वो सारी मीडिया को निमंत्रण दिया है कि अपने अपने कैमरे लेके हर एक बूथ पर आप लोग रहिए, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ, मैं तो कहूंगा ना कि करहल में भी 2022 में समाजवादी पार्टी 70,000 वोटों से जीती थी। इस बार एक आंकड़ा घट करके 13,000 आ गया है। मान के चलिए कि अगले चुनाव में वहां भी करहल में भी भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलने वाला है। और ये मान करके चलिए कि मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में भी कमल ही खिलेगा, क्योंकि कमल के लिए हर व्यक्ति लालायित है। उपचुनाव मिल्कीपुर में है, लेकिन इसके नतीजों और उससे भी ज्यादा यहाँ की राजनीति का असर अयोध्या तक पड़ना लाजमी है। चलिए अब अयोध्या के नजरिए से मिल्कीपुर का एक और पहलू देखते हैं। अयोध्या नगरी का जो पूरा रूप है वो बदल गया है। यहाँ की पूरी रूपरेखा बदल गई है। अलग अलग घाट जहाँ पर पर्यटक आते हैं प्रभु श्री राम मंदिर में दर्शन करने के बाद, उसके साथ ही यहाँ पर और भी जो अलग अलग स्थल थे वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट और साथ ही रेलवे स्टेशन का जो भव्य निर्माण हुआ, तो बहुत सारी चीजें अयोध्या नगरी के भीतर ऐसी हुई जो विकास का यहाँ पर सबसे बड़ा सूचक है। श्री राम लला विग्रह को स्थापित हुए 1 वर्ष होने को है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। मकर संक्रांति के बाद तो जैसे भक्तों का सैलाब अयोध्या धाम की ओर उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम लोग शामिल थे, आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हैं और अयोध्या पहले वनवास जैसे दिखाई देता था, आज राम के समय पे जैसे अयोध्या दिखाई देती वैसे है। बहुत अच्छा लगा सर, अयोध्या आके योगी जी ने बहुत कमाल करके दिखा दिया। अगर दोबारा इसके उस पे वोट भी देंगे। आए हुए हैं, हम पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा योगी जी का, मोदी जी का काम देखे और हमें बहुत खुशी हुआ। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत खुशी हुई। 3 बार मैंने दर्शन किए हैं रामलला के। अयोध्या में केवल मंदिर क्षेत्र नहीं बल्कि पूरी नगरी का ही विकास हुआ। चौराहे, गलियां, दुकानें, चौक व्यवस्थाएं सब बदल गईं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, संग्रहालय, सौंदर्यीकरण की ऐसी योजनाएं लागू हुई कि अयोध्या की काया पलट हो गई। लेकिन जब बीजेपी फैजाबाद सीट हारी तो अयोध्या पर प्रश्न चिन्ह लगे। तब हराया था मिल्कीपुर के तत्कालीन विधायक अवधेश प्रसाद ने। अब मिल्कीपुर में उपचुनाव है तो फिर से अयोध्या का जिक्र है। साथ ही बीजेपी की हार का किस्सा भी फिर चर्चाओं में आ गया। आपको लगता है, देखिए एक तो ठीक है कि फैजाबाद लोकसभा सीट में आपके पिता की जीत हुई और बड़ी चर्चा उसकी देश भर में रही है, लेकिन उस जीत के बाद यानी उस हार के बाद बीजेपी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और मिल्कीपुर उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न इस बार बना हुआ। देखिए, जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पराजित का सामना करना पड़ा था, उसमें बहुत से मुद्दे थे। अगर मैं आपको मुद्दा बताने लगूंगा तो शायद 1 महीना बीत जाएगा। जैसे कि मंदिर बना, मंदिर की आस्था सब में है, हम में भी है, आप में भी है। मंदिर बना, यहाँ पे श्री अवधेश प्रसाद जी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, पिताजी को, और वो बहुत बड़े अंतर से जीते। उसमें मुख्य कारण था यहाँ पर
मंदिर बना, लोगों का घर टूटा, लोगों के सर से जमीन छत ली गई, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया। ये बहुत ऐसे कई कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हारी। वो अयोध्या में जो चुनाव को लेकर एक वो आशंका थी, लोकसभा चुनाव परिणाम के कारण जो अयोध्या में एक थोड़ा सा वातावरण यहाँ पे प्रभावित हुआ था, उन सबको दूर करने का यह अवसर है। और मिल्कीपुर की जनता भी इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो और वह जो लोकसभा चुनाव से एक पूरे भारत में गलत संदेश गया, उस संदेश को ठीक करते हुए मिल्कीपुर का संदेश पूरे भारत में जाए। अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद बीजेपी का हारना संसद और सड़क दोनों जगह गूंजने लगा। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या तक घोषित कर दिया था। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी राजा अयोध्या। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी राजा अयोध्या। चुनाव मिल्कीपुर का है, लेकिन अयोध्या एक बार फिर केंद्र में है। अखिलेश यादव अयोध्या के बहाने मिल्कीपुर का उपचुनाव साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रणनीति 2027 तक की सेट करने में जुटे हैं। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर का महाभारत अयोध्या की रामायण को प्रभावित कर रहा है। मुकाबला रोज कड़ा होता जा रहा है, जिसका असर अयोध्या तक दिख रहा है। एक वो भी समय था जब अयोध्या नगरी में राजनेता भी नहीं आया करते थे, लेकिन एक ये भी समय है जब यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास हुआ, उसमें पर्यटकों का यहाँ पर आना बहुत मात्रा में बढ़ा है। लेकिन बड़ी बात यह हो जाती है, फिर राजनीति में, राजनीतिक नतीजों में यह तब्दील क्यों नहीं होता? मुमकिन है इसका कारण यह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक समूचे भारतवर्ष से आते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात होती है तो वहाँ पर स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। सुंदर दर्शन हुए और सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो लोग नहीं भी आए थे वो आज आए हैं कि एक साल पूरा हो गया, आज तो जाना है हमें। बहुत सुंदर मंदिर बना है। पहली बार आया दर्शन करने के लिए, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, बहुत बढ़िया लगा। सुविधा भी बहुत हो गई हैं और बहुत सुंदर मंदिर बना है, बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई हुई है, तो इस पर बहुत ही मन आनंदित हो रहा है कि मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा आनंद मिलता है, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। अयोध्या ने विकास के साथ राजनीति के ताप को भी खूब महसूस किया है। श्रद्धालुओं के बीच सियासत भी एक मुद्दा है, चुनावी माहौल है, ऐसे में उनकी राय और अहम हो जाती है। कैसे यहाँ मंदिर बनने के बाद आप लोग दर्शन के लिए आए? अयोध्या नगरी कैसी है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, और टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, जिस जैसे बनाया गया था टूरिज्म के लिए, व्यवस्था के लिए, लोगों के लिए, धार्मिक स्थिति इस तरह के हिसाब से बहुत ही अच्छा हुआ। और सारे यहाँ का सुविधा भी अच्छी है। यहाँ की अयोध्या में धीमे धीमे सारी सुविधा अच्छी होती जा रही है, तो ये कुछ ना कुछ तो है। राम जी की नगरी में हम 3-4 साल पहले आए थे और अब मंदिर बनने के बाद जब आए, अविरत अनुभव, भगवान को देख के आंखों से पानी बहने लगा। और योगी जी ने इतना अच्छा डेवलप कर दिया, 4 साल पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था जितना 4 साल बाद हमने देखा, बहुत अच्छा है। ये वही अयोध्या है जो कभी सियासी श्राप झेलती उपेक्षित पड़ी रहती थी, पतली गलियों से लेकर मिट्टी घास के टीलों से ढकी रहती थी। एक ये आज की अयोध्या है जो राम मंदिर निर्माण के साथ पूरी तरह अत्याधुनिक होने के राह पर है, आस्था के सबसे बड़े केंद्र में शामिल है। बीते 1 वर्ष में करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालु आए, जिसके कारण अयोध्या देश में सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बन चुका है।
मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये भी बताया गया कि श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान किया है। करीब 363 करोड़ रुपए भक्तों ने श्री राम को दान स्वरूप चढ़ाए। इसके अलावा 20 किलो सोना, 13 क्विंटल चांदी रामलला को भेंट की गई। रामपथ, भक्ति पथ, राम की पैड़ी, सरयू के घाट सब चमचमा रहे हैं। अयोध्या का वैभव दमक रहा है। एक तरफ अयोध्या की आध्यात्मिक संपन्नता अपने शीर्ष पर है, दूसरी तरफ मिल्कीपुर उपचुनाव के चलते सियासी दावों में भी शामिल है। श्री अखिलेश यादव जी का फर्जी पीडीए हार रहा है और जो असली पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के सेवक हैं, रक्षक हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार वहाँ जीत रही है। समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अयोध्या की जनता ने लोकसभा के चुनाव में भी भाजपा को हराया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को ठगा लूटा है, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, कोई ऐसा तबका नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लूटा ना हो। तो निश्चित रूप से जनता इस बार भी इनको मिल्कीपुर से हराएगी और समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। अयोध्या की श्रद्धा मिल्कीपुर तक राजनीतिक असर डालेगी या नहीं, इसका फैसला 5 जनवरी को होना है। तब तक जोर आजमाइश के दौर चलते रहेंगे। 22 जनवरी 2024 प्रभु श्री राम लला मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। आम भक्तों के लिए अयोध्या नगरी में अब रामलला के दर्शन संभव थे। यानी पुराने छोटे मंदिर से, अस्थाई मंदिर से निकलकर रामलला विराजमान हो गए अपने भव्य महलनुमा मंदिर में। करोड़ों की संख्या में भक्त वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। अयोध्या नगरी किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में बदली है, उसमें 22 जनवरी की जो तिथि है वो हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाएगी। राम मंदिर के लिए सदियों तक चली प्रतीक्षा की परिणति 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर विग्रह स्थापना के साथ संपन्न हुई थी। विवाद खत्म हुआ, भव्य दिव्य श्री राम मंदिर ने आकार लिया। इतिहास में हमेशा 22 जनवरी 2024 की तारीख अंकित रहेगी, लेकिन 2025 में यानी इस वर्ष 11 जनवरी को ही राम मंदिर की वर्षगांठ मना ली गई। 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हिंदू पंचांग के अनुरूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा आज प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में यानी पौष शुक्ल द्वादशी की इस पावन तिथि को आज प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में आयोजित करते हुए त्रिदिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ किया गया है। स्वाभाविक रूप से 500 वर्षों का इतिहास और ये इंतजार, जिनकी दूरदर्शिता से संपन्न होकर के आज इस गौरव की अनुभूति हम सबको, हर राम भक्त को करा रही है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।